हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जेबी गुप्ता के इम्पॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज को करेंगे, जो कि डिफरेंट एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, एई, जेई, स्टेट लेवल के एग्जाम्स, गेट, ईएससी, सारे एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर सिस्टम वोल्टेजेस एक्सीडिंग 66 केवी, 66 केवी के वोल्टेज लेवल से एक्सीड करने पे कंडेंसर बुशिंग्स आर प्रिफर्ड ओवर नॉन कंडेंसर बुशिंग्स बिकॉज कंडेंसर बूशिंग्स जो है उसको क्यों प्रेफर किया जाता है नॉन कंडेंसर बूशिंग्स का। तो बूशिंग्स बेसिकली होता है क्या है दोस्तों, ये हमारा सपोज ट्रांसफार्मर का बॉडी है, तो यहाँ पर दो बूशिंग्स रहती है, उसके थ्रू हम लोग उसमें सप्लाई डालते हैं। तो आइसोलेशन प्रोवाइड करने का बेसिकली काम रहता है ये। तो अब इसमें क्यों होता है ऐसा? कंडेंसर बूशिंग क्या होता है दोस्तों? देखिए, कंडेंसर बूशिंग में क्या होता है कि कोई भी बूशिंग है एक सर्टेन वोल्टेज लेवल को अपने में का इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। तो कंडेंसर बूशिंग में जो बूशिंग्स के स्ट्रिप्स होते हैं उसके बीच में जो वोल्टेज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही यूनिफॉर्म होता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि इसमें कि 100 वोल्ट इसको आइसोलेट करना है, तो इसमें अगर सपोज कीजिए कि 5 बुशिंग्स है हमारा, तो 20 वोल्ट ईच बुशिंग्स में आएगा। तो अगर ये 20 वोल्ट यहाँ है तो फिर 40 वोल्ट का यहाँ करेगा, फिर 60 वोल्ट्स का यहाँ करेगा, 80 का यहाँ करेगा और 100 का यहाँ करेगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही यूनिफॉर्म होता है। उसके चलते क्या होता है कि रेडियली इसमें पोटेंशियल डिफरेंस यूनिफॉर्म होने से इसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाती है। तो देखिए, कंडेंसर टाइप का बुशिंग है, इसमें एचवी टर्मिनल यहाँ पर है, यहाँ पर इंड इलेक्ट्रोड्स है, तो इसके बीच में जो बुशिंग्स होगी वो उसका वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा। अगर नॉन कंडेंसर बुशिंग की टाइप की बात करें तो ये देखिए, नॉन कंडेंसर बुशिंग टाइप की बुशिंग है, तो इसमें जो विड्थ है वो विड्थ बढ़ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होने से। तो उसके लिए तो इस उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा? द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ रेडियल और एक्सियल डायमेंशन। यूनिफॉर्म रहने से रेडियल और एक्सियल डायमेंशन घट जाती है, तो इसके हिसाब से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। For core type power transformer, both primary and secondary winding have circular coil section. Circular coil section क्यों होता है? तो उससे क्या होता है दोस्तों? प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैकेनिकल शेप। तो नॉर्मल पावर ट्रांसफार्मर में आप देखिएगा कि जो वाइंडिंग होती है, जैसे ये हमारा कोर है, तो कोर के ऊपर वाइंडिंग होती है, कोर के सामने एलवी वाइंडिंग होती है, उसके ऊपर एचवी वाइंडिंग माउंटेड होती है इस तरह से। तो इस तरह की कोर टाइप ट्रांसफार्मर में होता है। तो सर्कुलर कॉइल सेक्शन होता है, तो इसको इसको कॉइल सेक्शन को माउंटेड किया जाता है इस तरह से। तो ये एक सबसे ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल शेप प्रोवाइड करता है। होता क्या, तो सपोज इसी के इसकी जगह पर अगर ये रेक्टेंगुलर होता है तो एजेस पे जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल एनर्जी, इसमें जो वोल्टेज की का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ से ब्रेक थ्रू होने का चांसेस रहता है। तो सर्कुलर होने से क्या होता है, इसका स्ट्रॉन्गेस्ट मैकेनिकल शेप प्रोवाइड करता है और वोल्टेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करता है, तो प्रोवाइड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट मैकेनिकल शेप, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद स्टेपिंग इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर, स्टेपिंग करने से क्या हो जाता है? तो स्टेपिंग करने से क्या होगा? कॉपर लॉसेस आर रिड्यूस, बिल्कुल सही, और कॉपर इससे, ये भी बिल्कुल सही। होता है क्या दोस्तों, देखिए स्टेपिंग करने से क्या होता है कि जो मीन कॉपर का जो लेंथ है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि गैप्स को प्रोवाइड करता है। देखिए होता क्या है, अगर इसका टॉप व्यू देखिएगा कोर का आप, तो कोर ऐसे है, उसके ऊपर का जो वाइंडिंग है वो इस तरह से माउंटेड है। अब इस तरह से ये नॉर्मल वाइंडिंग माउंटेड है, सर्कुलर वाइंडिंग, तो यहाँ पर गैप्स क्रिएट होता है, तो उससे जो ये टोटल लेंथ जो कंज्यूम होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ट्रांसफार्मर के केस में कॉपर का लेंथ, स्टेप के केस में क्या होता है कि अगर ये कोर है तो इसको हम लोग स्टेप वाइज इस तरह से गैप फिल करते हैं, उसका जो कंस्ट्रक्शन स्टेप वाइज करते हैं इस तरह से। तो ये जो हमारा कॉपर का जो रिक्वायरमेंट है वो कॉपर का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है उसके हिसाब से, क्योंकि ये मीन डिस्टेंस कम हो जाता है तो कॉपर का रिक्वायरमेंट यहाँ पर कम हो जाता है। तो कॉपर का रिक्वायरमेंट कम होने से क्या होगा कि सिंस कॉपर का लेंथ कम है तो इसका इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस को आपको पता है कि उसका फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। अब अगर ये लेंथ कम हो गया तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा तो आई स्क्वायर आर क्या होता है, हमारा कॉपर लॉस होता है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होने से जो कॉपर लॉस है आई स्क्वायर आर, उसका भी वैल्यू कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, कॉपर लॉसेज आर रिड्यूस, और दूसरा कॉपर सेव, क्योंकि लेंथ घट गया तो कॉपर भी सेव होगा। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ई ऑप्शन सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेल टाइप ट्रांसफार्मर इज कॉमनली यूज्ड एज इट हैज। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में होता है क्या दोस्तों, टू मैग्नेटिक पाथ होता है, बिल्कुल सही है। एक मैग्नेटिक पाथ ये है और एक मैग्नेटिक पाथ ये है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। रिड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, बिल्कुल सही। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को लिम्स में बांधा जाता है, तो उसके बीच का जो लिंकेज है, फर्स्ट फ्लक्स का जो लीकेज है वो कम हो जाता है।
एक वाइंडिंग मेन सेंट्रल लिंब ये है, यहाँ पर भी एक वाइंडिंग रहता है, एक यहाँ पर भी वाइंडिंग होता है, तो इसके बीच का जो फ्लक्स लिंकेज है वो कम हो जाता है, फ्लक्स लीकेज है वो कम हो जाता है। लिंकेज तो होना ही चाहिए, फ्लक्स लीकेज कम होता है। देखिए दोस्तों, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि सपोज कि ये यहाँ पर वाइंडिंग है, ये यहाँ वाइंडिंग है, तो ये जो पर्टिकुलर जो फ्लक्स है वो आउटर एयर में सर्कुलेट होता है, तो यहाँ पर ये इसको लीकेज की तरह काउंट हो जाता है। हमारा यूजफुल फ्लक्स वही होता है जिससे ये जो दोनों वाइंडिंग के बीच में जो म्यूचुअल फ्लक्स है वो हमारा यूजफुल फ्लक्स होता है, तो वो एयर में सर्कुलेट नहीं होना चाहिए। जो एयर में सर्कुलेट फ्लक्स है वो हमारा लीकेज फ्लक्स है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में ये फ्लक्स जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ का वाइंडिंग का जो ये फ्लक्स है वो यहाँ की इस वाइंडिंग के फ्लक्स से आपस में इंटरेक्ट करता है, तो उससे लीकेज कम हो जाता है, तो रिड्यूस मैग्नेटिक लीकेज, यानी कि मैग्नेटिक लीकेज रिड्यूस हो जाता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर इन विच कोर इज मेड अप ऑफ स्टील स्ट्रिप हैज एडवांटेज ऑफ। अगर कोर को हम लोग स्टील स्ट्रिप से बनाते हैं तो उसका क्या एडवांटेज होता है? तो क्या होता है, देखिए उसमें जो एडवांटेज है वो एडवांटेज है मिनिमम लॉसेस, लॉसेस कम होगा। कैसे कम होगा? देखिए स्टील स्ट्रिप बनाने से क्या होगा कि उसका जो हिस्टैरिसीस कर्व होता है उसका एरिया कम होता है। हिस्टैरिसीस कर्व क्या होता है दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सपोज कीजिए कि ये हमारा बी और एच कर्व है, ये यहाँ पर एच है, यहाँ पर बी है। एच होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाइड, यानी किसी भी कोर मटेरियल में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करते हैं, और बी जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है उसके बीच का रिलेशनशिप होता है, वो जो रिलेशनशिप का कर्व होता है वो इस तरह से कर्व होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि सपोज एक हम लोग यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई किए हैं, तो ग्रेजुअली फिर वो मैग्नेटिक फील्ड उसमें डेवलप होता है और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है यहाँ पर, और इस पॉइंट से आता है। उसके बाद अगर हम लोग एच को कम एक पॉइंट तक ही वो बढ़ता है, उसके बाद अगर हम लोग एच को कम करते हैं तो वो ये पाथ फॉलो नहीं करता, वो ये पाथ फॉलो करता है। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कम कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, तो बी का वैल्यू समथिंग रहता है, उसको रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलता है। अब देखिए कि अगर किसी कोई एक पर्टिकुलर कोर ज्यादा परफेक्ट तभी कहा जा सकता है जब ये जो इसका वैल्यू है वो कम हो, यानी कि ये जो हिस्टैरिसीस कर्व है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, उसमें कम से कम डेवलप रहे, तो उसे कहते हैं। अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ज्यादा है तो इसका मतलब उसको उसको एक बेटर कोर नहीं कहा जा सकता है, तो कम होना चाहिए। तो इसका वैल्यू कम होने से क्या होगा दोस्तों कि ये जो कर्व है, अगर ये इसका वैल्यू कम होने से ये जो कर्व है उसका जो कर्व का जो एरिया है वो कम हो जाएगा। तो हिस्टैरिसीस लॉस इस कर्व का पर्टिकुलर एरिया होता है, तो जितना कम से कम हिस्टैरिसीस एरिया होगा उतना कम से कम लॉस होगा। तो इसके केस में हिस्टैरिसीस का जो एरिया है वो कम होना चाहिए, तो स्टील स्ट्रिप यूज करके हिस्टैरिसीस का जो एरिया है उसको हम लोग कम करते हैं, तो हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाता है। तो इसका मतलब मिनिमम लॉस से हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाता है। और इस स्ट्रिप को हम लोग लैमिनेटेड करते हैं तो एडी करंट लॉस भी कम हो जाता है, तो दोनों मिला के मिनिमम लॉसेस वो कम हो जाती है। ठीक है, लाइटर कंस्ट्रक्शन, स्टील स्ट्रिप की डेंसिटी उसके हिसाब से उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, डेंसिटी कम होती है तो लाइटर कंस्ट्रक्शन होता है। लेसर वेट, वेट बिल्कुल लेसर है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैव कोर लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कोर लॉस क्या होता है? मच मच लेसर देन कॉपर लॉस होता है। क्यों होना चाहिए दोस्तों? देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो लोडिंग होता है वो ऑल डे लोडिंग होता है, उसमें हमेशा से लोडिंग होता है, तो उसके लिए आयरन लॉसेस का वैल्यू बहुत कम होना चाहिए कॉपर लॉस के मुकाबले। उससे क्या होगा कि कांस्टेंट लॉसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि उसको हमेशा के लिए चार्ज करना है। पावर ट्रांसफार्मर को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चार्ज किए फिर उसको डिस्चार्ज, उसको हम लोग अनलोडिंग भी करता है, इसमें अनलोडिंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 70%। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों वो मैक्सिमम 60 to 70% पे ही वो रन करता है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है इसी वैल्यू पर कैलकुलेट होती है, तो उसका जो एफिशिएंसी है इतने के बराबर में उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी होना चाहिए। जबकि पावर ट्रांसफार्मर में नियरली 100% पे मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है, क्योंकि उसको लोडिंग हम लोग 100% करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल डे एफिशिएंसी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर डिजाइन विद मिनिमम पॉसिबल आयरन लॉसेस, दिस इज बिकॉज मिनिमम पॉसिबल आयरन लॉसेस क्यों होनी चाहिए? तो क्यों होना चाहिए दोस्तों? तो द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एनर्जाइज होता है 24 आवर्स के लिए, यानी कि ऑल डे एनर्जाइज रहता है, इसीलिए मिनिमम पॉसिबल आयरन लॉसेस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम हीटिंग। तो वाइंडिंग जो है वो मैक्सिमम हीटिंग होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर कूलिंग ऑफ पावर ट्रांसफार्मर ऑफ रेटिंग नॉट एक्सीडिंग 10 MVA। तो कौन सा कूलिंग यूज किया जाता है? तो कूलिंग उसमें यूज किया जाता है नेचुरल एयर कूलिंग, नेचुरल ऑयल कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल एयर कूलिंग इज यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर ऑफ रेटिंग अप टू। कितने रेटिंग के लिए यूज की जाती है नेचुरल एयर कूलिंग का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 to 10। एक्चुअली में गलत दिया है दोस्तों, ये 5 to 10 MVA होना चाहिए, आपसे करेक्ट कर लीजिएगा। 5 to 10 MVA जो है उसके कूलिंग के लिए नेचुरल एयर कूलिंग का यूज किया जाता है। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। देखिए जो जो कूलिंग होती है ट्रांसफार्मर की वो दो टाइप की होती है। एक होती है
एयर कूलिंग, जिसमें कि एयर नेचुरल और एयर ब्लास्ट है। एयर ब्लास्ट में क्या होता है, हम फैन लगाते हैं और फैन का जो डक्ट है वो ट्रांसफार्मर की बॉडी तक जाता है, और फैन के थ्रू हम लोग एयर इंडक्ट करके उसको फैन की वाइंडिंग्स में ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स में डालते हैं, तो वो कूल होता है। तो एयर ब्लास्ट, एयर नेचुरल और नेचुरली कूल होता है। फॉर ऑयल इम्पल्स ट्रांसफर के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है कि हम लोग एक ट्रांसफार्मर को पूरे टैंक में, एक टैंक रहता है उसमें पूरा ऑयल फिलअप करते हैं, उसमें ट्रांसफार्मर को डालते हैं, तो जो ऑयल है उसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए एक कूलेंट का भी काम करती है और एक आइसोलेटर का भी काम करती है, आइसोलेशन का भी काम करती है। दोनों केसेस में वो काम करती है। तो उसमें क्या क्या टाइप होते हैं, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल, जिसमें कि नेचुरल ऑयल रहता है और बाहर के जो कंडेंसेशन के माध्यम से नेचुरल एयर से उसका कूलिंग होता है। ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, उसमें क्या होता है कि जो ऑयल होता है उसको उसको एक सेपरेट टैंक में लाया जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन फीचर हम लोग आगे देखते हैं। तो इसके और तीसरा होता है ऑयल फोर्स एयर फोर्स वो, और ऑयल फोर्स वाटर फोर्स। आइए एक करके देखते हैं इसमें कौन कौन सा टाइप है। तो इसमें अब रेटिंग के हिसाब से देख लीजिए दोस्तों, उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो जो इसमें नेचुरल जो सेल्फ एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर है उसका जो रेटिंग अप टू 3 MVA तक रहता है, एयर ब्लास्ट अप टू 15 MVA तक, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल यानी ONAN वो अप टू 30 MVA, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स अप टू 60 MVA। ये डाटा याद रखिएगा दोस्तों। ऑयल फोर्स एयर फोर्स ये होता है हाई रेटिंग पावर ट्रांसफार्मर का जो हम लोग यूज करते हैं। और ऑयल फोर्स वाटर फोर्स यानी कि OFWF ये सेवरल 100 MVA ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए नेचुरल एयर जो इंडक्ट होता है उसका तो सिंपल होता है, तो उसके लिए तो बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। फैन वाला मैं बताता हूँ, एयर कूल्ड फैन में कि ये देखिए बेस पे यहाँ पर फैन लगा हुआ है, उससे ये वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर की है वो कूल होती है, फोर टाइप पॉइंट वाइंडिंग है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल कूलिंग को, आप ऑयल में आता है तो ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, उसमें क्या होता है इस तरह के रेडिएटर्स बने रहते हैं आउटसाइड में, जिसमें ऑयल सर्कुलेट होता है और उसको नेचुरल एयर के थ्रू उसको कूल करते हैं। अब ऑयल नेचुरल एयर फोर्स कूलिंग में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर दो फैन लगाते हैं रेडिएटर में, तो ये जो ऑयल यहाँ से फ्लो के यहाँ आता है वो ऑयल इस फैन के थ्रू कूल होते रहता है और ये ओवरऑल टेम्परेचर उसका कम करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों, ऑयल फोर्स एयर फोर्स कूलिंग, यानी कि अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक पंप से ऑयल फ्लो यहाँ पर आता है, हीट एक्सचेंजर यहाँ पर होता है। तो ऑयल फोर्स्ड, ऑयल को फोर्स किया गया है एयर कूलिंग, एयर के थ्रू। तो ऑयल को फोर्स किया गया है इस पंप से, यानी पंप से इस ऑयल को फ्लो किया जाता है हीट एक्सचेंजर के थ्रू। वहां पर इसके पहले वाले एग्जाम्पल में कोई इस तरह का फोर्स कूलिंग नहीं था, फोर्स्ड पंप नहीं था, तो पंप लगा के उसे फोर्स किया गया हीट एक्सचेंजर के थ्रू, फैन यहाँ पर लगाया गया, जैसे कि ये नेचुरली कूल होता है। तो ये हो गया ऑयल फोर्स एयर फोर्स। अब ऑयल फोर्स वाटर कूलिंग फोर्स का क्या होता है, उसमें उसमें पंप के थ्रू ऑयल फ्लो किया जाता है, यहाँ पर एक वाटर का आउटलेट लाया जाता है और इसको हीट एक्सचेंजर के वाटर इनलेट लाया जाता है और इसको हीट एक्सचेंजर के थ्रू उसको कूल किया जाता है। ये जो ऑयल है दोस्तों ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं आती है, सेपरेटेड रहती है, एक वॉल के थ्रू यहाँ फ्लो होता है और ये वाटर के थ्रू उसके सरफेस को वो कूल करता है। तो ये ऑयल फोर्स वाटर फोर्स कूलिंग है ट्रांसफार्मर की। तो ये चार टाइप की कूलिंग हुई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशनल ट्यूब्स ऑफ ट्रांसफार्मर टैंक इंप्रूव द हीट डिसिपेशन कैपेसिटी, बिकॉज एडिशनल ट्यूब क्या करता है, वो एडिशनल ट्यूब क्या होता है दोस्तों कि जो ट्रांसफार्मर की जो बॉडी होती है उसका एडिशनल यहाँ पर उसका जो सरफेस एरिया है वो उसको बढ़ाता है एडिशनल ट्यूब लगाने से। तो सरफेस एरिया उसको बढ़ने से क्या होगा दोस्तों कि उसको जो कूलिंग का जो टाइम है उसको ज़्यादा मिलेगा और ट्रांसफार्मर ज़्यादा ओवरहीट नहीं होगा। तो क्या होता है कि एडिशनल कूलिंग सरफेस उसको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री फेज ट्रांसफार्मर इज रेटेड 75 MVA 132/11 kV have the following different methods of cooling: self oil cooled, force air cooled। तो इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ ट्रांसफार्मर का वेट के हिसाब से क्या होगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर का वेट से के हिसाब से इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि फोर्स एयर कूल जो है वो लाइटर होगा, उसके बाद सेल्फ ऑयल्ड कूल वो हेवियर होगा और फोर्स ऑयल कूल और भी हेवियर होगा। तो एयर कूल के मामले में अगर फोर्स ऑयल कूल सेल्फ रहे दोस्तों, सिंस टैंक में ऑयल डाला गया तो ऑब्वियसली वो एयर कूल्ड के हिसाब से ज़्यादा हेवियर होगा। तो सबसे कम हेवियर जो होगा वो फोर्स एयर कूल होगा, उसके बाद सेल्फ ऑयल कूल होगा, उसके बाद फोर्स एयर ऑयल कूल होगा। वो क्यों होगा सेल्फ ऑयल कूल से हेवियर, क्योंकि फोर्स ऑयल कूल में हम एडिशनल फैंस लगाते हैं, एडिशनल हीट एक्सचेंजर लगाता है, तो उससे फोर्स ऑयल कूल सबसे ज्यादा हेवियर होगा। तो 312 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइंडिंग यूज्ड इन थ्री फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर इज, किस तरह का वाइंडिंग यूज होती है तो उसको सैंडविच वाइंडिंग बोलते हैं दोस्तों। तो उसका फिगर आप अगर देखिएगा शेल टाइप ट्रांसफार्मर का तो इस तरह का होता है, उसमें LV और HV वाइंडिंग जो है सैंडविच एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होता है, पहले एक होता है फिर दूसरा होता है। तो सैंडविच का शेप आप देखिएगा, अगर सैंडविच होता है तो एक होता है उसके बीच में फिर कुछ डाला जाता है स्टफ में, तो इसी तरह से LV और फिर HV, तो ये सैंडविच टाइप का डिजाइन है, तो सैंडविच टाइप ट्रांसफॉर्म हुआ।
ट्रांसफार्मर रेटेड इन केवी इंस्टेड ऑफ किलोवाट, क्यों? क्योंकि टोटल ट्रांसफार्मर का लॉस डिपेंड करता है वोल्ट और एम्पियर पे, यानी वोल्टेज और एम्पियर पे। देखिए दोस्तों, कॉपर लॉस, दो टाइप के लॉस होता है ट्रांसफार्मर में। कॉपर लॉस क्योंकि आई स्क्वायर आर पे डिपेंड करता है, यानी करंट पे डिपेंड करता है। और जो हमारा इडी करंट लॉसेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। तो इसका मतलब है कि दोनों को कवर करता है, इसी के लिए वोल्ट एम्पियर के रूप में ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है, किलोवाट में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंगल फेज 50 हर्ट्ज आयरन कोर ट्रांसफार्मर इन द सर्किट हैज द बोथ वर्टिकल आर्म ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्टिकल आर्म का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बोथ द हॉरिजॉन्टल आर्म्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जो एरिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ द टू वाइंडिंग्स ऑन वेयर बाउंड इंस्टेड ऑफ ऑपोजिट हॉरिजॉन्टल आर्म, यानी कि अब इस वाइंडिंग को हटा के अब इसको इधर इधर माउंट किया गया है, इस वाइंडिंग को इधर पे और इस वाइंडिंग को इधर पे माउंट किया गया है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब उसके केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? तो उसके किस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है दोस्तों हाफ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए, जिस डायग्राम में वर्टिकली माउंट किया गया था, इसका इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा था और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम था। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास वाइंडिंग तो सेम है। अगर अगर इस वाइंडिंग सेम है तो इसका जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट है, लेंथ चेंज नहीं होने वाला है। क्या चेंज होने वाला है? एरिया चेंज होने वाला। तो अगर हम इसको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पे माउंट करें तो लेंथ तो वही रहेगा, लेकिन एरिया कम हो जाएगा। तो लेंथ तो सेम रहेगा, तो लेंथ सेम रहेगा, ये आप देखिएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है? K इंटू अंडर रूट L1/L2। यहाँ L1 L2 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल है। तो अब इसी केस में अब L का जो फॉर्मूला आप लगाइएगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट एन ए डिवाइडेड बाई एल। यहाँ पर लेंथ कांस्टेंट है दोस्तों, इसी के लिए मैं लेंथ पे फोकस कर रहा था। लेंथ कांस्टेंट है, लेकिन एरिया है वो क्या हो जा रहा है? हाफ हो जा रहा है यहाँ पर। तो अगर इसको हम फॉर्मूला में बैठाएं, m इज इक्वल टू के अंडर रूट, पहले केस में भी जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो हाफ हो गया, दूसरे केस में भी जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो भी हाफ हो गया। तो अगर हाफ को बाहर करें तो ओवरऑल के अंडर रूट L1/L2 जो है डिवाइडेड बाई 2 होगा। ये पहले वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस था, तो इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो कैन बी हाफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the primary and secondary winding of a core time single phase transformer are wound on non magnetic core, then नॉन मैग्नेटिक कोर पर बाउंड किया गया है, तो क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या आंसर सही हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर विल डिक्रीज एंड ट्रांसफार्मर रेगुलेशन विल इंक्रीज। क्या होगा दोस्तों? देखिए, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में नॉन मैग्नेटिक कोर, पहले मैग्नेटिक कोर था उसको नॉन मैग्नेटिक कोर पे डाला गया। तो नॉन मैग्नेटिक कोर का पे डालने से क्या होगा दोस्तों कि कोर नॉन मैग्नेटिक होने से रिलक्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। रिलक्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। आपको पता है कि अगर सिंपली इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट और वोल्टेज जो रिलेशनशिप होता है वो हमारा फ्लक्स और रिलक्टेंस का होता है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? MMF बाय रिलक्टेंस। अब रिलक्टेंस का वैल्यू बढ़ गया नॉन मैग्नेटिक कोर होने से, तो फ्लक्स का वैल्यू घट जाएगा, यानी कि जो प्राइमरी का फ्लक्स जितना इंगेज होता था वो सेकेंडरी के फ्लक्स में इंगेज नहीं हो पाएगा। तो अगर इंगेज नहीं हो पा जाएगा तो इसका मतलब है कि इसका एफिशिएंसी हो जाएगा वो कम हो जाएगा। सपोज हम लोग अगर 100 kVA का ट्रांसफार्मर दे, उसमें हम चाहते हैं कि कुछ आउटपुट आए, तो उसका आउटपुट हमें कम आएगा, 90 kVA आएगा, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग में जो फ्लक्स जो जनरेट होगा वो फ्लक्स यहाँ पर ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिलक्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा नॉन मैग्नेटिक कोर लेने से। तो एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा केस देखते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। अब सिंस फ्लक्स जो लिंकेज है वो प्रॉपर नहीं हो पाया, तो सेकेंडरी जो साइड में जो वोल्टेज है, जो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में, वो वोल्टेज का वैल्यू कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जो रिलक्टेंस बढ़ जाएगा, तो उसका मतलब है क्या? रिलक्टेंस एक तरह से क्या देता है ट्रांसफार्मर में? रिलक्टेंस देता है एक तरह से रेजिस्टेंस का वैल्यू देता है, कि रिलक्टेंस ज्यादा होने से मैग्नेटिक सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है, तो एक ट्रांसफार्मर का अगर आप सेकेंडरी साइड में देखें तो यहाँ पर जो आउटपुट जनरेट होगा वो वैल्यू इस रेजिस्टेंस के लिए कम हो जाएगा, यानी कि ये जो आउटपुट वैल्यू V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर था, ये R का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो V का वैल्यू वो घट जाएगा। तो V का वैल्यू घट जाएगा तो इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है दोस्तों? नो लोड पे जो वोल्टेज होता है माइनस फुल लोड पे वोल्टेज डिवाइडेड बाई। तो इसका मतलब है कि ये V का वैल्यू ज़्यादा कम होने से E बाई माइनस V का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्पेसिफिक इनपुट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इफ इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, इक्विवेलेंट रेडियस को हाफ कर दिया गया, तो उसके केस में क्या होगा? द फैक्टर बाय विच द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी शुड चेंज टू मेंटेन द सेम नो लोड करंट। इक्विवेलेंट रेडियस जो है उसको रिड्यूस कर दिया हाफ से, स्पेसिफाइड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, यानी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि अभी आप देखिए, जो करंट का जो वैल्यू होगा, हम जनरल इक्वेशन से देखते हैं। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? L इंटू आई इंटू एन
ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है फ्लक्स का। अब सिंस देखिए एक सेम इनपुट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को लिया गया है, तो जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होने से फ्लक्स कांस्टेंट होता है, यानी इसका वैल्यू क्या होगा हम लोग लिख सकते हैं, फ्लक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसका वैल्यू को कांस्टेंट ले लें तो एल इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एल इंटू एन। अब इस के का वैल्यू को आप रखिएगा, एल का वैल्यू को आप रखिएगा, तो एल का वैल्यू को हम लोग क्या देखें, म्यू नोट इंटू एन इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। अब इसको रखने से इसका जो रिलेशनशिप आ जाएगा वो आ जाएगा के इंटू एल डिवाइडेड बाय म्यू नोट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए। अब इस वैल्यू को अगर हम लोग को कांस्टेंट रखना है तो, और इसमें हम लोग क्या, हम लोगों ने बोला है कि एरिया को हम लोग रेडियस को रिड्यूस किया, तो रेडियस को अगर हम लोग को रिड्यूस कर दिया है तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ से रिड्यूस करने से एरिया 1/4 हो जाएगा। अब एरिया अगर 1/4 हो गया तो सेम करंट मेंटेन करने के लिए हम एन को 2n करना पड़ेगा, तभी तो 2n स्क्वायर होगा, और ये a/4 तो 4 कैंसिल होकर ये सेम वैल्यू आएगा, समझ रहे हैं ना। तो उसके केस में हमको n का वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करना पड़ेगा, हमें डबल करना पड़ेगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। आप इस इक्वेशन से इजीली निकाल सकते हैं, तो ये याद रखिएगा कि करंट का इक्वेशन इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री लिम्ब नॉन आइडियल कोर शोन इन द फिगर हैज 3 वाइंडिंग्स, 3 वाइंडिंग है, नॉर्मल इंडक्टेंस L है, ईच वन इज मेजर्ड इंडिविजुअली विद सिंगल फेज डीसी सोर्स, द इंडक्टेंस ऑफ द वाइंडिंग एज कनेक्टेड विल बी। अब इंडक्टेंस क्या होगा वाइंडिंग का, तो देखिए दोस्तों यहाँ से सेम करंट फ्लो करेगा। अब तीनों जो वाइंडिंग है इस तरह से कनेक्ट किया गया है कि करंट जो है सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एक यहाँ फ्लो करेगा, एक यहाँ फ्लो करेगा और एक यहाँ फ्लो करेगा, तीनों का डायरेक्शन है वो तो सेम है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तीनों जो फ्लक्स का डायरेक्शन वो भी सेम हो जाएगा, तो तीनों में जब फ्लक्स का डायरेक्शन सेम होगा तो तीनों फ्लक्स क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 फ्लक्स 3 ये तीनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो इसका नेट फ्लक्स होगा वो बहुत ही लो होगा, क्योंकि नॉन आइडियल कोर है। अगर वो आइडियल कोर होता तो तीनों फ्लक्स एक दूसरे को, तीनों एक दूसरे को कैंसिल करते हो, यहाँ पर नेट 0 हो जाता है इंडक्टेंस। लेकिन नॉन आइडियल कोर है तो इसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, तो उसके चलते फ्लक्स में माइनर डिफरेंस होगा, तो नेट फ्लक्स जो है हमारा बहुत ही मिनिमम वैल्यू होगा, बहुत ही मिनिमम वैल्यू होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वेरी लो हो जाएगा, इसका 220 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो दो ट्रांसफार्मर है, T1 का 2 सेकेंडरी है ये दोस्तों, यहाँ पर एक सेकेंडरी में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक सेकेंडरी में कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, हैविंग द सेम नंबर ऑफ टर्न्स एंड पोलैरिटीज आर इंडक्टेड, तीनों का सेम नंबर ऑफ वाइंडिंग्स है, ये भी याद रखिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स सेम है, ठीक है। पोलैरिटी भी दी गई है, डॉट कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। इफ वन सेकेंडरी शॉर्टेड बाय 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस इसको शॉर्ट किया गया, यानी आर का वैल्यू 10 ओम है, अदर बाय 15 मेगा फैराड कैपेसिटर, मिली फैराड कैपेसिटर, एक कैपेसिटर को 15 मिली फैराड से शॉर्ट किया गया, द स्विच ओपन एट t इक्वल टू 0, यानी पहले क्लोज था उसको ओपन किया गया, व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज टू 5 वोल्ट विथ ए लेफ्ट प्लेट एज पॉजिटिव, तो उसको जब स्विच जब पहले क्लोज था तो 5 वोल्ट तक वो चार्ज हो गया है, एट t इक्वल टू 0 प्लस, यानी जैसे स्विच को ओपन किया गया वोल्टेज वीपी एंड करंट आई आर, वीपी का वोल्टेज और करंट आई आर का वोल्टेज क्या होगा, तो देखिए दोस्तों आइडियल कंडीशन देखिए, जब स्विच क्लोज में था ये 5 वोल्ट तक चार्ज था, पॉजिटिव प्लेट ये है, एज सुन एज इसको ओपन किया जाएगा तो क्या होगा कि ये जो कैपेसिटर वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा, और करंट का जो वैल्यू है वो इस तरह से आएगा, करंट इस तरह से फ्लो होना चालू होगा, ठीक है। अभी आप डॉट कन्वेंशन से देखिएगा कि डॉट कन्वेंशन में क्या है कि यहाँ पर करंट इंटर हो रहा है इस डॉट से, यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो डॉट कन्वेंशन से करंट जो है इसको लीव करेगा, ठीक है, और इस डॉट के कन्वेंशन से करंट इसको भी लीव करेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से कि हमारा जो वोल्टेज है वो क्या क्या होगा, देखिए ए बी और सी डी, यानी कि ये देखिए दोनों डॉट को यहाँ लीव कर रहा है, यानी अगर हम इसको ए और बी मान लें, इसको हम लोग सी और डी मान लें, इसको हम लोग ई और एफ मान लें, ठीक है, तो ए और बी में जो करंट है उसका डायरेक्शन सेम है सी और डी से, यानी कि इसमें जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा इस इंड्यूस्ड वोल्टेज का पोलैरिटी सेम होगा, लेकिन इसमें इस डॉट कन्वेंशन से करंट अंदर की ओर जा रहा है, तो जो ई एफ का जो वोल्टेज होगा वो इस वोल्टेज और इस वोल्टेज दोनों से निगेटिव होगा, ठीक है, क्लियर है। अब अगर 5 वोल्ट का इसमें वोल्टेज था तो इसके हिसाब से हमें पूछा क्वेश्चन में कि वीपी क्या होगा, तो इस वोल्टेज से ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों अपोज होगा, तो अगर ये +5 वोल्ट है तो यहाँ पर क्या वोल्टेज जनरेट होगा, -5 वोल्ट जनरेट होगा, ठीक है, तो वीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 वोल्ट, इससे ऑप्शन तो ये आ जाता है -5 वोल्ट, ठीक है। अब करंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अगर -5 वोल्ट इसमें जनरेट हो रहा है तो करंट जो है वो कितना फ्लो होगा, वोल्टेज इसमें इतना जनरेटेड है और आई आर पूछ रहा है, तो इसमें -5 वोल्ट है
तो इसमें भी -5 वोल्ट जनरेट होगा, क्योंकि देखिए इसका पोलरिटी सेम है, हमने देखा है। तो ये -5 वोल्ट डिवाइडेड है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 10 फ्लो कर रहा है। तो अगर इसके अक्रॉस हमें करंट IR निकालना है, तो IR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10, यानी कि -0.5, यानी कि डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोर ऑफ a two winding transformer is subjected to magnetic flux variation as indicated in the figure। मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन से बता रहा है। तो ये यहाँ पर फ्लक्स सेटअप है और ये मैग्नेटिक वेरिएशन है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है द इंड्यूस्ड EMF ERS इन द सेकेंडरी वाइंडिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल बी ऑफ द फॉर्म। ERS में सेकेंडरी जो वोल्टेज है, ERS में इसके पहले जो क्वेश्चन था ERS यानी कि ये वोल्टेज क्या होगा, उसका कर्व क्या होगा, आप ये देखिए, ठीक है। तो इसको हम लोग 3 इंस्टेंट्स में बांटते हैं दोस्तों। पहला है, इसमें देखते हैं कि जो फ्लक्स और टाइम का जो रिलेशनशिप दिया हुआ है, उसमें 0 to 1 सेकंड एक देखेंगे, एक 1 to 2 सेकंड देखेंगे और एक 2 to 2.5 सेकंड देखेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं केस 0 to 1 सेकंड के बीच में, 0 to 1 सेकंड के बीच में देखते हैं दोस्तों। अभी देखिए, अगर आप दोनों कन्वेंशन पे जाइएगा, तो एक कन्वेंशन आपका यहाँ है और एक डॉट कन्वेंशन यहाँ है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए पहले अगर आप इससे कैलकुलेट कीजिएगा यहाँ पर ऐसे, तो इसमें क्या होगा, देखिए अगर आपको लेफ्ट और राइट रूल नहीं लेना दोस्तों, आपको वाइंडिंग के हिसाब से पकड़ना है, ठीक है। तो एक में देखिए, अगर इसको आप यहाँ क्लियरली देखिएगा, तो इसके केस में क्या होता है, इसके केस में क्या होता है, फ्लक्स डायरेक्शन ऐसे है, जो इंड्यूस्ड फ्लक्स इसमें इस तरह से डायरेक्शन में है। इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर इसमें पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाएगा और इसमें अगर करंट फ्लो होता है, तो करंट अगर इधर से इंटर होता है, तो आप इसके ऊपर से टॉप व्यू में अगर आप देखिएगा इसमें, तो ये जो करंट है, ये करंट आपका आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप इस करंट को ऊपर से इमेजिन कीजिएगा, इस वाइंडिंग को, तो वो ऐसे करके जा रहा है वाइंडिंग डाउनवर्ड में, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में चल रहा है। अगर आप टॉप से देखिएगा, तो उसको टॉप से इमेजिन कीजिए ऑलवेज, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन है वो इस तरह से होगा। तो ये फ्लक्स और ये फ्लक्स का डायरेक्शन आपस में अपोजिट है, इससे ये क्लियर हुआ है। तो इसमें जो इस 0 to 1 सेकंड में जो EMF इंड्यूस्ड होगा, वो क्या हो जाएगा, इस फ्लक्स के अपोजिट में। इसमें जो EMF इंड्यूस्ड था वो क्या था, -n टाइम्स d∅dt। इसमें जो EMF इंड्यूस होगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, क्योंकि दोनों में फ्लक्स का डायरेक्शन अपोजिट है। ये फ्लक्स डायरेक्शन इधर है, एक फ्लक्स डायरेक्शन इधर है। तो ये हो जाएगा N2 जो नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई इंटू d∅dt, यानी कि इसमें जो EMF इंड्यूस होगा वो कन्वेंशन से N2 इंटू d∅dt होगा, क्योंकि दोनों में फ्लक्स का डायरेक्शन अपोजिट है। करंट के डायरेक्शन से आप निकाल सकते हैं, इसमें निकालेगा तो इधर आएगा, इसमें निकालेगा तो इधर आएगा। तो N2 d∅dt, यानी कि ये N2 नंबर ऑफ टर्न्स 200 है, इंटू d∅dt क्या है, इसी केस में ये रेट ऑफ चेंज यानी कि 0.12 माइनस 0 है, डिवाइडेड बाय ये जो टाइम पीरियड 1 - 0 है, यानी कि इसको डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 0.12, यानी कि इसको 0.12 से मल्टीप्लाई करने से ये आएगा 24, यानी कि 0 to 1 सेकंड में जो हमारा E का वैल्यू होगा वो होगा 24। अभी आप ऑप्शंस में देखिए क्या है, तो पॉजिटिव 24 वोल्ट आएगा, यानी कि ये पॉजिटिव 24 वोल्ट आएगा, ठीक है। अब यानी कि इसमें ये ऑप्शन या ये इसमें हम देखें तो ये ऑप्शन या ये ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगले टाइम पीरियड के लिए। यहाँ पर फ्लक्स कांस्टेंट है, यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसको लीजिएगा, तो यहाँ पर फ्लक्स कांस्टेंट है, तो d∅dt क्या हो जाएगा 0, तो वहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा 0। इस टाइम पीरियड के लिए देखिए, यहाँ पर ये निगेटिव है, ठीक है। ये हम क्या देखें इसमें, N2 इंटू d∅dt, अर्लियर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है इसको। अब ये d∅dt क्या हो जाएगा, 200 इंटू d∅, यानी कि पहले 0 है, माइनस 0.12 डिवाइडेड बाई 2.5 माइनस 2, तो 2.5 माइनस 2.5 और 0.12 के ऊपर जाएगा तो 0.24 होगा, लेकिन ये माइनस साइन से होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके ऑप्शंस में अगर आप देखिए तो -48 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा -48, और बीच में d∅dt 0 है, तो ये 0 है। इसका मतलब इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है, लॉसलेस ट्रांसफॉर्मर विद नो लीकेज फ्लक्स एक्साइटेड फ्रॉम करंट एक IT सोर्स एक्साइट किया गया, उसका वेब फॉर्म दिखाया गया है ऐसा। ट्रांसफॉर्मर का मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस इतना दिया गया है, यानी कि L का वैल्यू दिया है 400/π, और ये IT का जिसका फीचर है वो दिया गया है कि ये इस तरह से वेब फॉर्म जनरेटेड है। तो आप क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, द पीक वैल्यू अक्रॉस AB विथ S ओपन, यानी कि पीक वैल्यू AB के अक्रॉस S ओपन, जब S को ओपन किया गया है तो पीक वैल्यू क्या होगा, यानी पहले क्लोज था, इसके अक्रॉस यानी इस और इस पॉइंट के बीच में पीक वैल्यू क्या होगा।
तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं दोस्तों। हम लोग इसको ऑप्टेन कर सकते हैं, IT का जो वैल्यू है वो वैल्यू है 400/पाई है ना। तो पीक वैल्यू क्या आ जाएगा, तो पीक वैल्यू हम ऑलवेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, एल di/dt से, ठीक है। तो अब एल di/dt से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा चेंज इन करंट यानी 0 to 10 एम्पियर कितने बीच में हो रहा है, 5 मिली सेकेंड्स में इसका। और तो ये क्या हो जाएगा, 400/पाई इंटू di/dt कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर इन 5 मिली सेकेंड्स, यानी कि 5 इंटू 10⁻³ अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये, और 1000 टाइम्स हो जाएगा। तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं 400/पाई इंटू, यानी 800/पाई इंटू 2 इंटू 1000 जो है उसको मिली हेनरी से हम लोग क्योंकि ये जो एल का वैल्यू है मिली हेनरी में दिया है दोस्तों, तो मिली हेनरी से कैलकुलेट कर तो आ जाएगा 800/पाई। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 800/पाई, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार और मैं क्लियरली बताता हूँ, एल डी था हमारे पास यहाँ पर, एल डी आई था 400/पाई इंटू 10⁻³ मिली हेनरी में, और करंट जो चेंज था वो 10 एम्पियर इन 5 मिली सेकेंड, 5 इंटू 10⁻³ तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और इससे हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि वैल्यू क्या आएगा, है ना। तो इससे निकल गया 800/पाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेवफॉर्म अगर इस तरह से चेंज किया गया तो इसका मतलब हमको क्या पता है दोस्तों, एल di/dt है। सिमिलरली 400/पाई इंटू 10⁻³ इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिएगा, तो 10 इंटू 100 इंटू कॉस पाई टी। पाई का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है दोस्तों, ये 90 डिग्री पर, तो इसका वैल्यू आप मैक्सिमम 1 ले लीजिएगा, और इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, 400 वोल्ट, यानी कि ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 limb कंस्ट्रक्शन इज प्रिफर्ड ओवर 3 limb कंस्ट्रक्शन, एज दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, तो मैग्नेटिक रिलक्टेंस ऑफ 3 फेज कैन बी बैलेंस्ड, यानी कि 5 limb में मैग्नेटिक रिलक्टेंस बैलेंस हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।